बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे कि समय का साहित्य जनता से बिल्कुल अलग थलग था। राजाओं और सामंतों को समाज का मुखिया तो माना जाता था, किंतु उनके तौर तरीकों से आम जनता के जीवन स्तर को, उनके व्यवहार को नहीं आंका जाता था। इन काव्यों में जनजीवन के विशद चित्र उपलब्ध नहीं होते और ये स्वामी को सुख देने वाले यानी राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले लक्ष्य सिद्धि के लिए लिखे गए थे। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो है प्रकृति चित्रण। चारण कवियों ने युद्धों के अवसर पर, सेनाओं के प्रयाण पथों पर तथा नारी के श्रृंगारिक संकेत स्थलों पर प्रकृति को निकटता से देखा था। अतः इन कवियों ने प्रकृति के आलंबनगत तथा उद्दीपनगत चित्र बहुत कुछ व्यापक पृष्ठभूमि पर अंकित किए। नगर, नदी, वन, पर्वत, उद्यान आदि के चित्र बहुत सुंदर बन पड़े हैं। यद्यपि इन प्रकृति चित्रणों में बंदी बंधाई परिपाटी का अनुसरण किया गया है, फिर भी वे विशद हैं। उनमें स्वतंत्र प्रकृति के प्रति मानसिक अनुराग का अभाव खटकता है। कहीं कहीं तो प्रकृति चित्रण के नाम पर प्राकृतिक पदार्थों की सूची मात्र दे दी गई है, जिसमें इतिवृत्तात्मक नीरसता आ गई है। अगला जो बात हम करेंगे वो है काव्य रूप की। क्योंकि इतिहास की कई जो है सामंतों की ऊपर, उनके काव्य, उनके जीवन पर, उनके युद्धों पर जो है लिखा गया था। इसके ये ज़्यादातर प्रबंध व मुक्तक काव्य रूप में ही काव्य लिखा गया था। ये वीर गाथाएं प्राय प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में उपलब्ध है। प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है। मुक्तक काव्य को मधुरता से बलित विशल देव रासो है। काव्य रूपों में विविधता का अभाव है। दृश्य काव्य और गद्य काव्य का इस काल में सर्वथा अभाव दिखाई देता है। परमाल रासों में वीर गीत हैं जो मुक्तक काव्य के ही अंतर्गत आते हैं। युद्धों तथा राजाओं के विवाहों के कारण नित्य प्रति घटनाएं इन्हीं घेरे में घिरी हुई दिखाई देती हैं। अतः केवल प्रबंध या मुक्तक काव्य रूप का निर्वाह शायद इनकी व्यवस्था थी। अगला बिंदु था विविध छंदों का प्रयोग। इस काल के वीर गाथा काव्य में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। एक प्रकार से यह काल छंद क्रांति का काल था, जिसमें अनेक छंदों का प्रौढ़ प्रयोग किया गया था। उन्हें भाव प्रकाशन और सामर्थ्य शक्ति प्रदान की गई। सिद्धों, नाथों तथा जैन कवियों के काव्य में प्रयुक्त सभी छंद ऐसे छंदों का विशेष प्रयोग इस काल में किया गया। वीर रस की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक सहायक प्रमाणित हुए और आगे के कालों में भी उन्हें वीर रस के लिए सुरक्षित कर लिया गया। दोहा, सोरठा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्दरी, आर्या, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि अनेक छंदों के उचित प्रयोग से इन काव्यों ने छंदों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। छंदों के प्रयोग के पीछे केशव की भांति चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन की लालसा इनमें नहीं है, बल्कि भाव द्योतन में सहयोग की पराकाष्ठा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस मत पर लिखा भी है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन भी उत्पन्न करते हैं। अगला बिंदु है रासो ग्रंथों का सृजन। आदिकाल में रासो नामक ग्रंथों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई। अनेक ग्रंथों के नाम हम अगर देखें तो रासो शब्द से ही जुड़े हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, और इस रासो शब्द की उत्पत्ति के विभिन्न मत प्रतिपादित होते हैं।
फ्रांसीसी विद्वान तासी ने रासो शब्द का संबंध राजसूय शब्द से लगाया था, जबकि इस काल में राजसूय का उल्लेख तक किसी काव्य में नहीं है। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। रसिक से रासौ रासो शब्द बने हैं। राजस्थानी में ये कथा काव्य के अर्थ में प्रचलित हैं। संदेश रासक के अनुसार डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इस शब्द को तात्कालिक 29 मात्रा के एक छंद रासक से ही इसकी व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं और ये रासो ग्रंथ रासक छंद प्रधान काव्य है, इसलिए इन्हें रासो कहा गया है। इन मतों से अलग अलग एक मत यह हो सकता है कि रासो शब्द राजस्थान में प्रचलित रासो शब्द का ही प्रयोग है, अर्थात अर्थ, बात, घटना या कथा जो है इसका अर्थ लिया जा सकता है। राजस्थान में प्राय घटनाओं के कौतूहलपूर्ण स्मरण से सभी कहते हैं कि यह अधिक उपयुक्त और समीचीन है, क्योंकि इन रासो ग्रंथों का प्रणयन राजस्थानी परंपरा के ज्ञाता चारण कवियों ने ही किया है। अगला जो बिंदु है वो है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इस काव्य में एक बड़ी विशेषता थी कि इसमें डिंगल तथा पिंगल का प्रयोग किया गया। डिंगल तात्कालिक राजस्थानी भाषा का नाम है। डिंगल भाषा वीरता, ओज, पौरुष और तेजस्वता की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इसलिए राजस्थान के चारण कवियों ने कथ्य और भाव के अनुरूप डिंगल भाषा का प्रयोग किया। उस समय राजस्थानी भाषा में डिंगल शब्द अपभ्रंश के मिश्रित ब्रज भाषा के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा की ये परंपरा आगे पृथ्वीराज रासो, दुर्सा, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, नारायण सिंह भाटी तक चलती रही। डिंगल भाषा वीर रस के प्रकाशन के लिए अद्वितीय है। अतिरंजनापूर्ण शब्द चयन, अलंकार योजना के कारण इस भाषा के बोध में इतिहास दब सा गया है। फिर भी डिंगल भाषा में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा तथा मान मर्यादा आज तक सुरक्षित है। इसी प्रकार पिंगल शब्द के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पिंगल की एक भाषा मानते हैं जो इस काल की बोलियों में नियमबद्ध तथा परिमार्जित थी। इस प्रकार डिंगल राजस्थान की शैली विशेष है, उसी प्रकार पिंगल जो है ब्रजभाषा की एक विशेष शैली है। इस काल में डिंगल और पिंगल भाषा शैलियाँ प्रचलित रही थी और इसी में बहुत से साहित्य भी लिखे गए थे। तो बच्चों, ये थी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं जो उस काल के साहित्य में और उस काल के जो है विभिन्न प्रकार के साहित्य जैसे रासो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और विविध प्रकार की लौकिक साहित्य जो कि उस समय प्रचलित थे, उन सब में हम देखकर जो है इसकी गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।